myself is good. हमने अभी तक क्या क्या किया है? हमने अभी तक DNF ब्लॉक स्टार्ट किया है, उसके बाद हमने अल्कोहल फिनॉल किया है, हैलोअल्केन हैलोअरीन्स कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स भी कर लिया है एंड अब कर रहे हैं DNF ब्लॉक, मेटलर्जी भी कर चुके हैं। इसका मतलब हमने अभी तक एक फिजिकल केमिस्ट्री का, 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड ये सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हमने चल रहा है, हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद हमने अभी तक DNF ब्लॉक में क्या क्या देखा है। सबसे पहले देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। क्योंकि n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स उस डी इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको वहां पर एक पेनअल्टीमेट शेल दिखेगा। क्या वर्ड दिखेगा? पेनअल्टीमेट शेल। अब ये पेनअल्टीमेट शेल क्या है? जो हम n-1 डी कहते हैं उसे आप क्या कहते हो? पेनअल्टीमेट शेल। पेनअल्टीमेट शेल या फिर ऑर्बिटल आप उसे कह देते हो। उसके बाद क्या देखा है हमने? इसे ट्रांजिशन कहा जाता है। कौन सा ट्रांजिशन है? ट्रांजिशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। उसके बाद आज हम क्या देखने वाले हैं? हमने अभी तक ट्रेंड्स में क्या क्या देखा है? एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब कुछ हमने देखा है। क्या क्या देखा है? एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में देखा है एंड हमने जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसके बारे में भी देखा था। ओके जी, आज हम आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या करना है और आज के लेक्चर में क्या करना है हमें, ये आज हम देखेंगे। आज के लेक्चर में हम एटमाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इसी तरह से आज का लेक्चर कंटिन्यू होगा। एंड यस, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल पाए। उसके बाद जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड कोई भी मेरे वीडियो को स्किप कर नहीं देखेगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देखोगे तो आपका कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग होता चला जाएगा एंड मैं नहीं चाहती कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ वो किसी का मिस हो, क्योंकि पूरा का पूरा आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है ऑन यूट्यूब एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी बोर्ड एग्जाम मान लो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हो या किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड अच्छा खासा कंटेंट, आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी कंटेंट मिल रहा है। ओके, आपके साथ इसको क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आई थिंक आपको बोर्ड्स अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रही है तो प्लीज मुझे बता देना, ऐसे तो आपको कोई भी रिफ्लेक्शन अब नहीं हो रही होगी। फिर तो चलो, हमारा आज का पहला ट्रेंड है एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। क्या फर्स्ट ट्रेंड है हमारा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसके बारे में आपको जानना है। अब एटमाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक 3D में लैटिस ड्रॉ कर दिखाती हूँ। जिसने सॉलिड स्टेट पढ़ा है उसे पता है कि लैटिस किस तरह से होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है सॉलिड स्टेट का भी लेक्चर आपको आने वाला है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में आपको इतना पूरा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी। मैं आपको सिर्फ आपके 1 से 1.5 घंटे में आपकी फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करवाऊंगी एंड उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम्स करेंगे अपनी प्रॉब्लम धमाका सीरीज में। ओके जी, अभी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि एक लैटिस है मेरा, यस ये एक लैटिस का पार्ट हो गया। ओके यस, अब मैं इसमें ही और एक लैटिस बनाना चाहूंगी। किस तरह से बनाऊंगी? मैं रेड पेन से बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आए। ये क्या है? आपका लैटिस। ये मैं यहां से ड्रॉ कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी इसे ड्रॉ कर सकती हूँ। यस, इस तरह से कुछ इस तरह से ज्वाइन करना होगा मुझे। यस, ये आपका कुछ लैटिस टाइप आपको दिख रहा होगा। यस, अब मैं यहां से भी ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर आप भी इस तरह बना रहे हैं तो अलग अलग कलर से बनाना ताकि ये जो आपको दिख रहा है वो अच्छे से दिख पाए। अब मैं इस साइड से भी एक लैटिस बना देती हूँ।
यस, मुझे यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, बट इट्स ओके, इट कैन एडजस्टेबल हियर। ओके, ये क्या होगा आपका, मैंने क्या किया है, ये वाला ब्लैक पेन से ऊपर से 2 उस पर रेड कलर से एंड ये 2 ब्लू कलर से, इस तरह से मैंने क्या कर दिया है, ये आपका 3D लैटिस है। क्या है आपका, ये 3D लैटिस है। आप इस तरह से भी बना सकते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब है आपका, इस क्यूब में आप क्या करोगे, इसी के क्रॉस आप इसको कट करते हुए भी दिखा सकते हो, लेकिन कट कर हमने 3D में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है, इसीलिए मैंने ये अप्लाई किया है। ये अप्लाई करने की वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा इजी गोइंगली समझ में आ जाता है। कुछ नहीं, क्यूब पे क्यूब मैंने रख दिया है, तो आपको अच्छे से 3D में शो हो ही रहा होगा जी। ओके, अब ये जो आपका लैटिस है, इस लैटिस में से हमें क्या करना है, एक एटम को क्या करना है, एक एटम को रिमूव करना है। क्या करना है, एक एटम को रिमूव करना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है हमारी, उसके लिए जो हमारी कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी है वो गैसियस में ही रिमूव होगा। किस में रिमूव होगा, वो गैसियस में ही रिमूव होगा। ओके जी, अब मैंने ये 3D में बताया है, मैं आपको बता दूं क्या 2D में क्या केस है। अब अगर बात करें हम 2D की अगर मैं बात करूं, तो इस तरह से ये 2D में लैटिस क्या है, बंधा हुआ है। 2D में लैटिस क्या है, आपके पास है ये। ओके जी, ये सब तरफ से इस तरह से ज्वाइंट है ये। ओके, ताकि मुझे क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला एटम यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से मुझे उसको गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में मुझे इसे क्या करना है, रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस वाले जो स्टेट है ये वाला, इससे मुझे ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसका मुझे एक अंदाजा लेना होगा। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहते हैं, मुझे एक एटम को गैसियस स्टेट में, यानी कि सॉलिड टू गैसियस स्टेट में, यम सॉलिड इन यम गैस मुझे कन्वर्ट करना है। इसके लिए अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो ये जो सारे के बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स मुझे क्या करने हैं, ब्रेक करने हैं। एंड ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी, उसे क्या कहते हैं, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी मींस क्या है, आप इसे एनर्जी भी कह सकते हो, एंड एटमाइजेशन मींस एटम को सेपरेट करने के लिए, एटम को सेपरेट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए। फिर आप यहाँ का बॉन्ड देख सकते हो, ये बॉन्ड देख सकते हो, ये वाला बॉन्ड देख सकते हो, आप इसे सारे बॉन्ड से देख सकते हो। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। ओके जी, अगर एक बॉन्ड है, जो कुछ भी हमारे मेटालिक बॉन्डिंग है, उसके करस्पॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड जो ज्यादा बनाता है, उसके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ क्रोमियम। ये आपका क्रोमियम क्या है, ये मेटल है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाती, तो मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि ये मेटल है ऑलरेडी। उसके पैरेलल ही ये क्या करता है, अगर इसने कुछ अपने साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है, कोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स जब कोई हम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, हम इस तरह से उसे कहते हैं। ओके, अब ये क्रोमियम ने अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर भी होंगे, कुछ अनपेयर्स भी होंगे, एंड जितने इसके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, एंड जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी उसको एनर्जी ज्यादा लगने वाली है। इसीलिए एज कंपेयर टू मेटालिक बॉन्डिंग, हमें कोवैलेंट बॉन्डिंग में अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन चेक करें, तो कोवैलेंट बॉन्ड में ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके जी, इतना सबको समझ में आ गया। एंड मुझे क्या करना है, सॉलिड मेटल को गैसियस मेटल में कन्वर्ट कर उसमें से मुझे वो मेटल रिमूव करना है। ये आपका 2D लैटिस है एंड ये आपका 3D लैटिस है। ओके, चलो नोट डाउन कर लो। एंड और एक बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वैनेडियम has maximum enthalpy of atomization,
मैक्सिमम कहाँ किसके लिए है आपके पास? वैनेडियम के लिए है। ओके चलो नोट डाउन कर लो इतना। यस कर लिया आपने नोट? यस तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। यस उसके बाद का ट्रेंड है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। क्या ट्रेंड है? मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास क्या क्या शो करता है? मेल्टिंग पॉइंट में ये हमें क्या क्या शो करता है? अगर हम बात करें यस चलो अब हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यह हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कहता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे लिए? सबसे पहले यस मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारे लिए? यस एनीबॉडी कैन टेल? जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या हो गया हमारे पास? मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, more is the melting point। अब मैं मेल्टिंग पॉइंट को MP लिखते हुए चलूंगी। यस मोर द मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसका मतलब ये बॉन्डिंग भी अच्छी खासी कर लेगा। इसकी बॉन्डिंग भी क्या होगी? अच्छी खासी होगी। जब इसकी बॉन्डिंग अच्छी खासी होगी तो उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी एंड वो ब्रेक एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? वो एनर्जी आपको हीट की फॉर्म में आ रही है। उसे हम क्या कहते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं। ओके क्या कहते हैं हम उसे? उसका मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं। ओके जी इतना सब कुछ तो हो गया है। अब जब बारी आती है कि हाईएस्ट वाला मेल्टिंग पॉइंट किसका है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपके पास किसका आता है आपकी डी ब्लॉक सीरीज में? अगर मैं लोएस्ट की बात करूं तो मैंने क्या कहा है? मोर द वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं आपके पास जिंक Hg के बारे में तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो आपके पास बहुत ज्यादा लो होगा। जिंक यस कैडमियम रह गया है। जिंक, कैडमियम एंड Hg इन तीनों का भी आपके पास क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, बहुत ही कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लेना। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो किस तरह से है? पेयर्ड है। किस तरह से है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन पेयर्ड फॉर्म में है एंड हम इस मेटल को ट्रांजिशन में इंक्लूड करते ही नहीं है। दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है मैम? इसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरे पहले लेक्चर जाकर चेक करने होंगे ताकि आपको ये समझ जाए। अगर आप चाहे तो मैं अपने पहले लेक्चर्स की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके जी चलो फिर नेक्स्ट हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अब उसके बाद हाईएस्ट किसके पास है? अब जिसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। ओके जी अब ये मैंने तो आपको एक रूल बता दिया है क्या? जिसकी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, जिसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ज्यादा ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है? यहाँ पर हीट के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। किसकी फॉर्म में मिल रही है? आपको हीट की फॉर्म में ये एनर्जी आपको मिल रही है। हाईएस्ट हो गया, लोएस्ट हो गया। सबसे लोएस्ट किसके पास है मेल्टिंग पॉइंट में? और एक है लेस मेल्टिंग पॉइंट। लेस मेल्टिंग पॉइंट किस में आता है? यस लेस मेल्टिंग पॉइंट के भी कुछ कैटेगरीज है। Mn हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। यह सब कुछ हो गया है अपना लेस मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। ओके जी क्या क्या बताया मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट में?
मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका, एक जहाँ पर आपको ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहाँ का एक पॉइंट है। उसके बाद इसमें क्या होता है, अगर अच्छी खासी बॉन्डिंग वो बना रहा है तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। जब इसे एनर्जी अच्छी खासी लगती है तो वो क्या करता है, ब्रेक करने के लिए एनर्जी मांगता है। एंड वो एनर्जी किस फॉर्म में जाती है, हीट की फॉर्म में। जब ये एनर्जी हीट की फॉर्म में जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, इतना सब कुछ क्लियर है, इतना फंडा आपकी एनसीईआरटी में इतना सब कुछ मेंशन किया हुआ है जो मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको आपके सामने पुट आउट कर दिया है। ओके जी, नोट प्लीज। यस, फटाफट नोट डाउन करते रहो। यस एंड यस, मैंने मेटालिक कैरेक्टर के बारे में आपके साथ कोई डिस्कस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, अब एक आप मेटल अपने सामने इमेजिन कर लो एंड उसकी प्रॉपर्टीज देख लो। उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो टेंसाइल होगा, डक्टाइल होगा, मैलिएबल होगा, उसमें सोनोरिटी होगी। उसके बाद क्या होगा उसके पास, और कुछ भी सोनोरिटी नेचर शो करेगा, वो हार्ड होगा, लेस वोलेटाइल होगा, ये सब कुछ इसके पास होता है ये। यस, डन जी, डन। इसीलिए मैंने आपके साथ वो प्रॉपर्टीज शेयर नहीं की है। ओके, ये आपने लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब बारी आती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारा अगला ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट बात करते हैं तो ये जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। एंड किस तरह का कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मीनिंग क्या है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इससे किसी पर रिसर्च किया है लेकिन ये नजर नहीं आता है क्या है, इमेजिनरी है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से आता है हमें, अगर हम डोनेट कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले उसके हिसाब से हमें क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। क्या आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें उसी से मिलती है। चलो फिर इतना लिख लिया होगा। अब जो हमारे डी ब्लॉक है ये बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। ओके, क्यों दिखाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो कि एनर्जी गैप है एस एंड डी के बीच का, वो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कब कहाँ कूद जाएगा ये आप हम सभी को किसी को भी नहीं पता चलेगा। इसके लिए जो उसकी वैलेंसीज है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल है। चलो अब हम एक टेबल बनाएंगे कि वैलेंसी किसकी कहाँ पुट आउट होगी, किसकी मैक्सिमम है, किसकी मिनिमम तक है, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे जी। ओके, चलो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो लिखो 3D सीरीज। स्क टी वक्र मन फैको नि कुंजन। स्कटी वक्र मन फैको नि कुंजन। ओके जी, अब जो आपका स्कैंडियम है, आपका स्कैंडियम है, आप एक बार उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। यस, चलो सबके सामने कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाओ। यस, 3D1 4s2, 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, सॉरी 4s, ओके 3D5 4s1। उसके बाद 3D5 4s2, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, 3D10 4s2। ये हो गया आपके कॉन्फ़िगरेशन। यस, क्रोमियम का क्या लिखा है मैंने, 3D5 4s1 एंड यहाँ पर कॉपर का क्या लिखा है, 3D10 4s1। यस, अब मुझे एक बात बताओ, स्कैंडियम कितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है, कर सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम बताओ मुझे, +3। तो इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3। यह कितने शो कर सकता है, 2, 3 एंड टोटल कितना है 4, यानी कि +2 +3 एंड +4 जी। यहाँ पर हाईएस्ट क्या होगी, +5, यानी कि +2 +3 +4 एंड +5।
यस, एम आई राइट? यस, चलो बताते जाओ मुझे। वैनेडियम +5 तक एंड टाइटेनियम +4 तक जी। ओके, अब जब क्रोमियम की बारी आती है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि +2, +3, +4, +5 एंड +6। अगर कोई छोटा बच्चा या फिर 10th 9th का बच्चा हमारे लेक्चर्स देखेगा तो उस जगह क्या चल रहा है, +2, +3, +4, +5, इतना ही लिख रहे हैं। लेकिन ये आपको अगर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आती है तो आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हमें मैग्नीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, दैट इज द +7, +6, +5, +4, +3 एंड +2। 2 to हमें 7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अब Fe पर आते हैं हम। Fe पर क्या है? यस, Fe पर भी हमें +6 तक ही शो होती है, +6 तक, +2, +3, +4, +5 एंड +6। ओके, +6 तक हमें Fe तक शो होती है। अब +6 ही क्यों? +6 ही क्यों? जब इसमें से 2 निकल जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d6, 3d5, 3d4 एंड 3d3 तक ही इतना ही जा सकता है। उसके कुछ लिमिटेशंस है, हमें इतने डिटेल में नहीं है, लेकिन +6 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है जी। ओके, अगर आपको अच्छे से डिटेल देखना है तो देख लो क्या है, 1 2 3 4 एंड ये 5 कितने हैं? 6 है जी। 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से भरे नहीं जाते हैं, ये किस रूल से भरते हैं? यस, एनीबॉडी? 2 3 4 5 6 ये रिमेनिंग रह गया। यस, एंड क्या है हमारे पास? 4s2। यस, 1 2 3 4 एंड ये जो 4 वैकेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या फिर ये दे सकते हैं, ये 4 हो गए। एंड अगर इस इलेक्ट्रॉन ने इधर उधर मचा दी तो ये 6, इस तरह से +6 तक शो करता है। अब बारी कोबाल्ट में जब आती है तो ये +4 तक शो करता है। कहाँ तक? +2, +3 एंड +4। निकेल में क्या है जी? यस, निकेल में +2, +3 एंड +4 है। कॉपर में ओनली +2, ओनली क्या है? +2। जिंक भी क्या शो करता है? ओनली +2। ये हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम कहाँ पर है? Mn पर मैक्सिमम है। Mn पर क्या है? मैक्सिमम आपको शो हो रहा है। एंड यस, और एक बात याद रखना कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +8 है। अगर आपका कोई कंपाउंड है, आप उसे रेडॉक्स अपने एलिमेंट में पढ़ लिया होगा एंड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आते हैं तो आप क्या करोगे? अगर आपको कहीं +10 दिख रहा है तो आप कहीं ना कहीं बहुत गलत हो, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 8 है, एंड वो भी किसकी है? ऑस्मियम की है। किसकी है जी? OS की है, यानी कि ऑस्मियम की क्या है? +8 है। इसके बाद रुबिडियम की है। ऑस्मियम को +8 का वाला मैं एग्जाम्पल दिखा दूं आपको, OSO4। OSO4 रुबिडियम का क्या है? आपको पता है क्या? ओके, हम कभी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था ट्रेंड्स के बारे में। आज हमने 2 ट्रेंड्स पढ़ लिए हैं। अब इतना नोट डाउन करते रहो। चलो, यस, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? रिमेनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह इसके बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल करेंगे। एंड अगर किसी ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ इन फ्यूचर भी, एंड अभी दे रही हूँ एंड देती रहूँगी। सो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड यस, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि जितना ज्ञान आप बांटोगे उतना ही आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास आता रहेगा। एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो आप बांटने से आपके पास कभी कमी नहीं होगी। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। अपने पढ़ाई अच्छे से करना एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।